Hello everyone, welcome to the channel. This is part 3 class of lesson 1. So let's start our class and in this video we will start the topic from here because इससे पहले लेसन नंबर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक है सभी को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास में कवर किया है। अगर आपने दोनों में से कोई भी क्लास मिस कर दिया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ट्रेड। ट्रेड इज़ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर जितने भी एक्टिविटी किए जाते हैं वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ में जो ट्रेड है उसको सबसे ज़्यादा एक फंडामेंटली स्टेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के रूप में माना जाता है एंड इन्वॉल्व्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब कि सम्मिलित किया जाता है खरीदना और बेचना, चाहे हम गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को चाहे हम खरीदें चाहे हम बेचें, ये जो एक्टिविटीज़ है इसको इंक्लूड किया जाता है या इन्वॉल्व किया जाता है ट्रेड के अंदर। और इसी के साथ में यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक तरीके से जो गुड्स है, गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी जो सामान है जिसे हम बिजनेस के लैंग्वेज में माल भी बोल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं जिस भी सामान का वहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र किया जाएगा गुड्स का, कहाँ से, फ्रॉम सेलर, जो सामान को बेच रहे मतलब जिसको हम विक्रेता भी कहते हैं, तो जो सेलर है उसके पास से लेकर बायर जो खरीदने वाला पर्सन है या खरीदने वाली जो बिजनेस है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो इस वजह से ट्रेड को एक फंडामेंटली स्टेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के रूप में माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है, मेनली तो यहाँ पर दो भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है इंटरनल या हम इसको डोमेस्टिक भी कह सकते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल जिसे हम फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट है इंटरनल या फिर डोमेस्टिक, यहाँ पर दो कैटेगरीज है अलग अलग, एक तो हो गया होलसेल ट्रेड और सेकंड हो गया रिटेल ट्रेड। उसके बाद में जो हमने सेकंड की बात करी इंटरनल या फिर फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, इसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड जिसको हम आयात भी बोलते हैं, दूसरे देशों से सामान को जब हम ऑर्डर करते हैं वो इंपोर्ट या फिर आयात कहलाते हैं। उसके बाद में है एक्सपोर्ट ट्रेड, जब हम किसी सामान का निर्यात करते हैं, मतलब कि दूसरे देशों को किसी न किसी सामान को बेचते हैं, वहाँ के कोई ना कोई परचेज करने वाला पर्सन या फिर बिजनेस रहता है जो कि हमारे देश से किसी न किसी सामान को खरीदते हैं। अब इसको डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो आप इसको लर्न कर लेना कि टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है, मेनली दो पॉइंट है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब फर्स्ट के अंदर दो पार्ट्स है अलग अलग और सेकंड के अंदर भी दो इस तरीके से पार्ट्स है। अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। देखो इसको घरेलू ट्रेड भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉम्प्रोमाइजेज जो है वो बायर और सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्स ऑफ कंट्री। यहाँ पर क्या है, जो एक कंट्री की जो एक बाउंड्री है, जैसे कि देश की जो सीमा बनी रहती है उसके अंदर ही अंदर, मतलब कि अपने देश के अंदर ही बाइंग का काम, मतलब कि जो सेलिंग का काम है या फिर जो परचेजिंग का काम है, दोनों ही मतलब खरीदना और बेचना अपने देश की सीमा के अंदर ही किया जाता है। जैसे कि मान लो हम अपने ही देश का एग्जांपल लेते हैं, मान लो भारत के अंदर ही हम दूसरे स्टेट में तो अपने बिजनेस के सामान को बेचेंगे, या मान लो हमारी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोई भी बिजनेस, तो वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड तो करेंगे पूरे भारत के अंदर, दूसरे स्टेट को भी करेंगे, लेकिन अपने देश से बाहर किसी दूसरे कंट्री को या दूसरे देश के पर्सन को अपने सामान को नहीं बेचेंगे, ना ही अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। ये कहलाती है इंटरनल ट्रेड, जहाँ पर देश की सीमा के अंदर ही, मतलब कि एक देश के अंदर ही अंदर बिजनेस को किया जाता है। इट मे बी होलसेल और रिटेल ट्रेड, और यहाँ पर वो जो बिजनेस है वो होलसेल के तौर पर भी हो सकते हैं और रिटेल ट्रेड के तौर पर भी हो सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। अब इसके बाद में हमने जैसे बात किया था कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड और सेकंड है रिटेल। पहले हम बात करेंगे होलसेल ट्रेड की। परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड ग्रोवर्स। देखो जो सामान को बनाते हैं उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आप मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो, आप उन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं, आप उन्हें ग्रोवर्स भी कह सकते हो, या आप उन्हें सामान को बेचने वाला भी कह सकते हो। उनके काफ़ी सारे नेम रहते हैं, लेकिन सभी का जो मेनली जो फोकस है वो किसी एक पर्सन पर है जो सामान का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी सामान को, किसी भी गुड्स को परचेज करना लार्ज क्वांटिटीज़ में, मतलब कि बड़ी मात्रा में खरीदना
प्रोड्यूसर से, जो सामान को बना रहे, जिसे हम मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं या हम विक्रेता भी कहते हैं, वहाँ से सामान को लार्ज क्वांटिटीज़ में, बड़ी बड़ी मात्रा में खरीदना, एंड देयर रिसेल टू रिटेलर इन स्मॉल लोट्स। और उसके बाद में जब बड़ी मात्रा में सामान को खरीद लेंगे, देन उसके बाद में उसको छोटे छोटे अमाउंट में या छोटे छोटे उसको क्वांटिटीज़ में जब हम दूसरे रिटेलर को या दूसरे पर्सन को जब बेचते हैं या किसी दूसरे बिजनेस को बेचते हैं, इस तरीके का जो बिज़नेस किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, उसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास में भी, मार्केट में जाओगे आप, कई आपको बड़े बड़े दुकान दिखाई देंगे जिनके पास में सभी सामान जो है काफ़ी बड़ी 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 क्वांटिटीज़ में रहते हैं। जैसे कि आप उनके पास में देखोगे, अगर चावल का ही देखो तो उनके पास में काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ में चावल ही भरे रहेंगे, या आप चीनी देख लोगे, कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है, तो उनके पास में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में देखोगे आप, बिल्कुल भरे पड़े रहते हैं उनके गोडाउन जो रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक छोटे से दुकान की जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, वहाँ पर आप क्या देखोगे, उनके पास में मेनली इतना नहीं रहता, मोस्टली 50 kg 100 kg इस तरीके से रहता है। उनमें से वो 1-1 kg, मतलब जितना भी कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो बेचते रहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो होलसेल ट्रेड क्या है, जो मार्केट वाला एग्जांपल हमने देखा, जहाँ पर किसी भी दुकान के अंदर अगर हम जाके देखें तो मेनली उनका किसी एक के ऊपर भी बिजनेस हो सकता है। जैसे कि मान लो आप जाओगे, एक दुकान देखोगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चावल ही बेचते हैं वो, या एक दुकान है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही बिजनेस करते हैं। इस तरीके से उनका जो बिजनेस है किसी एक सामान पे फोकस करते हैं, और इस तरीके के बिजनेस को ही हम होलसेल ट्रेड कह देते हैं। यहाँ पर और भी बात बता रहे, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर हु सेल दैम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और ये बता रहा है कि एक तरीके से लिंक बना के रखते हैं, यहाँ पर लिंक बना के रखते हैं किन के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में, जो सामान को बना रहे हैं उनके बीच में, और रिटेलर के बीच में, ताकि जो कंज्यूमर का जो भी उनको बेचा जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पर सेटअप कर दिया जाता है एक तरीके से। रिटेल ट्रेड, लास्ट लिंक इन द इकोनॉमिक चेन। ये जो है अर्थव्यवस्था की जो चैन बनी रहती है उसमें सबसे लास्ट लिंक होता है इनका। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। जो ह्यूमन के जो वांट्स है, नीड है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई किया जाता है, फुलफिल किया जाता है रिटेल ट्रेड के द्वारा। जैसे कि आप अपने घरों के आसपास देखोगे, छोटे छोटे काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आपको दुकानें दिखाई देंगे जो कि स्मॉल क्वान्टिटीज़ में आपको सामानें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमें छोटा मोटा भी कुछ सामान खरीदना हो तो हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर हमें आसपास में कोई भी ऐसे दुकान मिलती है, हम वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद के लिए आते हैं। तो वो क्या है, रिटेल ट्रेड है, जहाँ पर क्या किया जाता है, हिज शॉप और स्टोर्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लाइज दीज इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर्स। जो यहाँ पर खरीदने वाले जो पर्सन है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, ये इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में, मतलब कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए, जब होलसेल ट्रेड की हम बात करते हैं, एक चीनी का एग्जांपल लेते हैं, तो होलसेल ट्रेड वाले क्या करेंगे, चीनी की मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ बेचेंगे, जैसे 50 kg 100 kg इस तरीके से बेचेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड की, तो ये कुछ kg में, जैसे कि हम अपने घर की नीड्स के लिए कितना ज़्यादा 2 किलो 5 किलो 10 किलो इतना ही खरीद के लाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं, खत्म हो जाता है फिर वापस लेके आते। ये क्या है, ये एक रिटेल ट्रेड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम स्मॉल क्वांटिटीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, और जो सामान को बेचने वाले रहते हैं, जो ट्रेडर रहते हैं, जो रिटेल ट्रेड करते हैं, वो भी इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड नाम से आपको पता चलेगा, यहाँ पे फॉरेन वाली चीज़ों की बात करेंगे, दूसरे देशों का लिंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड इन नॉर्मली होलसेल ट्रेड और टेक्स द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ पर देखो मेनली जो बिजनेस है वो होलसेल के तरह ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म है इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आ जाता है, और एक दूसरा भी आ जाता है, मतलब कि ये मे भी हो सकता है ऑन्ट्रोपोट। ये क्या बिजनेस है, यहाँ पर अभी बात करेंगे, ये मेनली री एक्सपोर्टिंग का काम होता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर क्या जाना कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड या जो फॉरेन ट्रेड है, यहाँ पे 3 तरीके से किया जाता है। एक हो गया इंपोर्ट, एक हो गया एक्सपोर्ट, एक हो गया ऑन्ट्रोपोट। अब बात करेंगे वन बाय वन। जब इंपोर्ट ट्रेड की हम बात करते हैं, इसका मतलब है बाइंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर इन फॉरेन लैंड्स। जब हम दूसरे, मतलब कि जो विदेशी है, लोग हैं, ये विदेशी जो बिजनेस है जो दूसरे देशों में कंसिस्ट कर रहे हैं, वहाँ से जब हम सामानों को ऑर्डर करते हैं या परचेज करते हैं या खरीदते हैं या ऑर्डर करवाते हैं, मंगवाते हैं, ये हो जाता है इंपोर्ट, जब हम दूसरे देशों के सामान को अपने पास में खरीद के मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट में क्या हो जाता है कि इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि हम अपने देश के सामान को दूसरे देशों के जो बिजनेस है या कोई जो पर्सन है उसको हमारे देशों
से जब वो खरीदते हैं, मतलब कि वहाँ पर हम सेलर बन जाते हैं, वो परचेजर बन जाते हैं, फॉरेन कंट्री के कोई भी पर्सन या फिर जो बिजनेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन्ट्रोपोर्ट ट्रेड क्या होता है। यहाँ पर देखो मेनली क्या किया जाता है, री एक्सपोर्टिंग का काम किया जाता है। जैसे कि हमने पहले किसी एक सामान को एक्सपोर्ट कर लिया दूसरे कंट्री से, मान लो फर्स्ट कंट्री कोई भी है, वहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर लिया किसी चीज़ को, और उसी सामान को एक्सपोर्ट करके किसी सेकेंड कंट्री को हमने उसको वापस से उसको बेच दिया, तो ये क्या हो गया, री एक्सपोर्टिंग का काम हो गया, जिसको हम ऑन्ट्रोपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट है। कुछ पॉइंट है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर कंसिडर्ड एड्स टू ट्रेड। ये क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि ट्रेड में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, इसको फिर से यहाँ पे ट्रेड डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेनली इसी के ऊपर टॉपिक है। तो फर्स्ट बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट की। This service or aid perform the function of carrying goods from one place to another or from the producer to consumer and also help in distribution of goods। ये क्या बता रहे हैं कि एक ऐसी सर्विसेज है या एक ऐसा परफॉर्म है, एक ऐसा काम है, फंक्शनिंग का काम है, जहाँ पर जो भी गुड्स है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँचाने का काम, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जो प्रोड्यूसर्स है, जो सामान को बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से सामान को लेकर जो कंज्यूमर है, जो सामान को खरीदेंगे, जो कस्टमर है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट। और ये हेल्प करते हैं एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है सामान का, गुड्स का, उसका जो हेल्प प्रोवाइड करने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट, एक जहाँ पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सामानों को पहुँचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। करंटली गुड्स आर प्रोड्यूस बिफोर एक्चुअल डिमांड। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो सामान है उसकी जब डिमांड होगी तभी तो उसका प्रोडक्शन होगा, नहीं ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि आज डिमांड आई है और कल ही उसको बना के रेडी कर दिया जाए। हर एक सामान ऐसा नहीं होता कि अगले दिन या तुरंत ही उसको हम बना के रेडी कर दे। तो क्या होता है, इन सामानों में कुछ सामान ऐसे होती है जिनका डिमांड तो पूरे साल बना रहता है या हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन का काम है या फिर उसको बनाने का जो काम है वो मेनली कुछ निर्धारित महीनों में ही किया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या है, वेयर हाउसिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। द प्रोडक्ट मस्ट देयरफॉर बी स्टोरेड लॉन्ग बिफोर सेलिंग देम। कुछ सामानें ऐसी रहती है जिसको बेचने से पहले उसको स्टोर करके रखना पड़ता है काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है वीट हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा। काफ़ी इस तरीके से सामानें हैं जिसका प्रोडक्शन जो है किसी एक टाइम में किया जाएगा, लेकिन उसकी जो डिमांड है या उसका जो बेचने खरीदने का जो काम है वो पूरे साल बना रहता है, जिससे हम सीजनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है बट हैव अ ईयर राउंड डिमांड एंड दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय वेयर हाउसिंग। जहाँ पर देखो मैं आपको वही बात रिपीट कर रही हूँ, डिमांड पूरे साल बना रहेगा, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन का काम है किसी एक महीने में या कुछ पर्टिकुलर कुछ महीनों में ही बनता रहता है। तो हमें डिमांड तो पूरे साल ही फुलफिल करनी है, तो इस कंडीशन में वेयर हाउसिंग की हेल्प ली जाती है, सामानों को स्टोर करके लंबे लंबे टाइम तक रखा जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड अ कवर। जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर मान लो कुछ भी लॉस हो जाता है, मान लो किसी भी तरीके से, चाहे आग से जल गई, चाहे चोरी हो गया, किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो जाए, तो वहाँ पर इंश्योरेंस की हेल्प ली जाती है। हर एक बिजनेस में लिया जाता है, इवन छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी इंश्योरेंस ले ली जाती है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते फ्यूचर के बारे में कब क्या नुकसान हो जाए। तो वहाँ पर क्या है, उन नुकसानों से बचने के लिए या उन नुकसानों से थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियली उनको हेल्प मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से, तो बिजनेस के द्वारा या एक पर्सनली भी हम बात करें तो हम खुद भी व्हीकल का काफ़ी सारी चीज़ों का हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिससे क्या होता है अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लो फायर हो गया या किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज का चीज़ हो गया, तो वहाँ पर इंश्योरेंस के थ्रू उसको थोड़ा सा कवर किया जाता है। तो एक तरीके से लॉस से रिलेटेड होता है, जहाँ पर लॉस को कम करने के लिए हेल्प ली जाती है इंश्योरेंस की। नेक्स्ट है बैंकिंग। यहाँ पर क्या है, जो फाइनेंशियली जो इशू आती है इसको फिक्स किया जाता है बैंकिंग के द्वारा, और यहाँ पर क्या है, एक सम ऑफ मनी जो टाइम टू टाइम एक तरीके से मिलती रहती है। काफ़ी सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है बैंक में जाके, अगर आप इस तरीके से जानोगे तो आपको पता चलेगा तरह तरह की जो स्कीमें हैं वो आती रहती है, बिजनेसमैन के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो इनकी हेल्प लेना चाहते हैं एक्चुअल में वो इनकी हेल्प ले सके और अपने बिजनेस को मतलब चला सके, या उनको जब फाइनेंशियली जब हेल्प चाहिए, तो देखो
हेल्प लेने के लिए भी जो बिजनेसमैन है उनको बड़े बड़े अमाउंट में मनी चाहिए होता है, तो कोई पर्सनली कोई एक पर्सन तो ज़रूरी नहीं है उसकी नीड्स को कंप्लीट कर दे, तो वहाँ पर बैंक की हेल्प ली जाती है, क्योंकि बैंक जो है वो ऑल टाइम इस तरीके से फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर इस तरीके से हेल्प को लिया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। जो पब्लिसिटी है या जो एडवर्टाइजिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं हमारे मास कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पर कंज्यूमर को बताया जाता है किसी ब्रांड्स के बारे में या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी सूचनाओं को प्रोवाइड की जाती है। जैसे एडवर्टाइज करने के लिए रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, इंटरनेट, काफ़ी सारे इस तरीके से हेल्प ली जाती है। एक तरीके से इनका जो मेन फोकस है कस्टमर को प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के बारे में बताना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देना होता है, नॉलेज देना होता है, जिससे उनके सामान का या उनकी सर्विसेज की डिमांड बन सके, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सके और ख़रीदना चाहें। तो ये हो गया पूरा इनके जो भी एड्स थे, मतलब कि जो भी सहायता करने वाले पॉइंट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में या ट्रेड में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, इन तीनों के बीच में क्या तो सिमिलर पॉइंट है और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्योंकि ये जो तीनों ही है दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एज अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया के तौर पर, एक प्रोसेस के तौर पर ये जो तीनों है आपस में निर्भर भी है और आपस में रिलेट भी करते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंडस्ट्री। जो ट्रेड और कॉमर्स की जो फाउंडेशन है, जो बिल्कुल बेस है, जो इनका आधार है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री रहता है, क्योंकि किसी भी सामान का जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तब उसके बाद में यहाँ पर चैलेंज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि वितरण का आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल रहता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नीड रहते हैं, जैसे ट्रेडिंग या फिर कॉमर्शियल ऑपरेशन को लेकर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है या फिर ये जो काम है, इनका जो ऑपरेशनिंग का काम है, फंक्शनिंग का काम है, इनकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। इसी के बाद में सेम टाइम पे ही जो इंडस्ट्री है या जो प्रोडक्शन का काम है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं कि जब तक गुड्स या सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंज्यूमर्स के पास में या उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड का काम ना कर दिया जाए कॉमर्स के थ्रू। तो ये आपस में क्या कहते हैं, एक तरीके से आप जब इनके बारे में डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में किसी न किसी रूप में कनेक्ट हो ही जाते हैं, कि विदाउट में एक दूसरे के जो काम है उसको एक दूसरे के बिना हेल्प के, बिना उनके प्रेजेंटेशन के जो काम है वो कम्प्लीटली नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ में रिलेट हो ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। उसके बाद में है ट्रेड कॉमर्स इज सीन टू बी हेल्प द इंडस्ट्री बोथ प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रेड जो है कॉमर्स में देखा जाता है कि यहाँ पर हेल्प पड़ जाती है इंडस्ट्री की, चाहे प्री की बात कर ले, चाहे पोस्ट की बात कर ले, प्रोडक्शन में मतलब जो इनका प्रोसेसिंग का काम है, यहाँ पर इनकी हेल्प रहती है, क्योंकि जितने भी परचेज किए जाते हैं रॉ मटेरियल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के हेल्प से ही सभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फाइनल गुड्स का हो, सभी का यहाँ पर कॉमर्स की जरूरत पड़ जाती है। हमने पार्ट 1 की और पार्ट 2 की क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट है और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पर हमने डीपली डिस्कस कर ही लिया था। यहाँ पर बस बता रहे हैं कि किस तरीके से आपस में ये कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। तीनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले मीनिंग हो गया तीनों के बारे में, और इतना क्लास डिस्कस करने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि तीनों का मीनिंग क्या है। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसका जो स्कोप है वो ट्रेड के मुकाबले या ट्रेड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर है और इसका काफ़ी ज़्यादा नैरो रहता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इनके भी यहाँ पर जो है ओनर और कस्टमर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो एग्जिस्ट करती है प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में। इनका कनेक्टिविटी जो है वो बायर और सेलर के बीच में बना रहता है। कनेक्टिविटी का मतलब है कि आपस में लेन देन किन के बीच में किया जाता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड की बात करें कि किस में कितना बिजनेस में अमाउंट लगता है, तो यहाँ पर बात करें तो मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड हियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा लेस है। और उसके बाद में जो
बिल्कुल ही अनोमस है, मतलब कि बहुत ही बड़ी अमाउंट में चाहिए, बिल्कुल विशाल अमाउंट में यहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। रिस्क लेवल की बात करें तो कंपेयर टू ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस का रिस्क यहाँ पर ज़्यादा रहता है। कंपैरिजन ट्रेड करें तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है, इनका रिस्क जो है वो सबसे कम रहता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के जो बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, तो काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। आप तरह तरह के जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके लिए पर्सन की भी नीड रहती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो इन दोनों के बीच में रेगुलर रहता है, इनके बीच में इरेगुलर रहता है, मतलब कि रेगुलर जैसा ही है बट इन दोनों के बीच में बिल्कुल ही रेगुलर रहता है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ये इनके बीच में डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सारे डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। Business as a system. System means combination of things. It is an arrangement of parts for achieving the desired objective. सिस्टम का मतलब है काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ें रहते हैं उनका यहाँ पर मिलाव देखने को मिलता है सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर जो पार्ट्स रहते हैं उनका यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे पहले से हमने सोच समझ के रखा था, जैसे जो हमने प्लान किया था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उसको यहाँ पर अचीव किया जा सके अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स के थ्रू। उसके साथ में जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे कोई घटना होता है, किस तरीके से पूरा अंडरटेकन किया जाता है, एक मैनर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है, इसी को बोलते हैं हम सिस्टम एनालिसिस या फिर सिस्टम अप्रोच। अब यहाँ पर बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर कुछ सब सिस्टम होते हैं, जैसे सिस्टम के अंदर सब सिस्टम के कुछ अंदर जो वर्क किए जाते हैं, या सिस्टम के अंदर जिस भी तरीके से फंक्शनिंग का काम है या काम करने का जो तरीका है, किस किस तरीके के जो उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं सब सिस्टम। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम टू प्रोड्यूस प्लान्स एंड शेप द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस एज अ होल। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो सब सिस्टम है, ये एक तरीके से निर्माण करते हैं प्लान्स का, जैसे हम प्लान सोचते हैं कि हमें किस तरीके से करना है काम को, या हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब ऑल ओवर हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं। और इसी के साथ में जो भी हमने प्लान कर रखा है उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाएगी उसके बारे में सोच समझ के रखना, जिसको हम बोलते हैं शेप देना एक्टिविटी को। शेप देना एक्टिविटी को मतलब कि जो भी एक्टिविटी है उसको करना कैसे है, पहले हमें किस तरीके से काम को स्टार्ट करना है, फिर वन बाय वन किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा, ये कहलाता आपका शेप द एक्टिविटीज़। मतलब कि हम अपने एक्टिविटीज़ के बारे में सोच समझ रहे, पूरा प्लान कर रहे हैं, वो एक तरीके से शेप बन रही है हमारे प्लान्स का या हमारे एक्टिविटीज़ का। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर हमने समझा कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सब सिस्टम के अंदर किया जाता है, जहाँ पर प्लान्स या फिर जो उनके एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग काम को किया जाता है। अब नेक्स्ट बी पार्ट है कि ये एक प्रोसेसिंग है सब सिस्टम, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मटेरियल्स, कुछ एनर्जी एक्सेट्रा इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, और इनसे कन्वर्ट किया जाता है सेल्सएबल प्रोडक्ट को, मतलब कि बेचने योग्य, सेल्सएबल मीन्स बेचने योग्य जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सके। मतलब कि इन सभी चीज़ों का यूज़ करके, जैसे हमारे पास में सूचना रहेगा, सामान रहेंगे, एनर्जी रहेगा, एनर्जी का मतलब बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, जिनके हेल्प से हम सामान को बनाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के मिलाव के द्वारा हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, एक तरीके से बना देंगे यहाँ पर सेल्सएबल प्रोडक्ट्स को। तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड पॉइंट हो गया सब सिस्टम का। थर्ड है कि यहाँ पर एन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सब सिस्टम स्पेशली कंसर्न विद द यूज़ ऑफ अकाउंटिंग डाटा, कि यहाँ पर ये बता रहे कि एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का काम करते हैं सब सिस्टम के अंदर, जहाँ पर जो अकाउंटिंग डाटा है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर कंसर्न किया जाता है या यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग डाटा का, और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर हैंडलिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट डी पॉइंट है अ कंट्रोल सब सिस्टम टू एंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू प्लान्स। एक तरीके से सब सिस्टम के अंदर कंट्रोलिंग का काम किया जाता है। कंट्रोलिंग का काम मतलब नियंत्रण करेंगे, जिससे हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो हमें जानना है कि किस वजह से नहीं हुआ, कौन से कारण ऐसे। और अगर हमने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो चुका है, हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो देखा जाता है कि हमने कितने बेहतर तरीके से सारे काम को कंप्लीट किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्स जो हमने डिसाइड किया था उन दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, और इसी के साथ में कंट्रोलिंग का काम हो जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो फाइनली जो हमारा एक्टिविटी हुआ है, या जितना हमने परफॉर्म किया, जितना हमने प्रोडक्ट का निर्माण किया है, वो कितना है एक्चुअल में, उसका मेजरमेंट का काम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में कंपैरिजन का काम किया जाता है।
नेक्स्ट है अ मेमोरी सब सिस्टम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट अवेलेबल एज व्हेन रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सब सिस्टम के अंदर एक तरीके से स्टोर किया जाता है काफ़ी सारे सूचना को, ताकि जब इसकी ज़रूरत पड़े, जब हमें लगे कि ये जो सूचना यहाँ पर देना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे उसको अवेलेबल किया जा सके। मतलब अवेलेबल का मतलब है उसको उपलब्ध कर दिया जाए जब भी उसकी नीड रहेगी। जैसे ही लगेगा कि इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, हम पहले से स्टोर करके रखेंगे और उसको तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, सब सिस्टम के अंदर इस तरीके से पहले से ही काफ़ी सारे काम को रेडी करके रख लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सब सिस्टम के अंदर यहाँ पर मेजरमेंट का काम किया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि जो सिस्टम है और जो हमारे इन्वायरमेंट है, इन दोनों में क्या चेंजेस है। पूरा मेजरमेंट का काम चलता है यहाँ पर सिस्टम और पर्यावरण के बीच में। तो ये तो हो गया पूरा सब सिस्टम के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस है, इसको हम ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों तरीके से लेकर चलते हैं। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिस्टम है वो कैन बी ओपन और क्लोज्ड। जो सिस्टम है वो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ओपन और क्लोज का मीनिंग क्या है वो आपको समझना है पहले। तो पहले हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं। अ क्लोज सिस्टम इज सेल्फ डिपेंडेंट एंड डज नॉट हैव इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो क्लोज सिस्टम है, जिसे हम बिजनेस क्लोज सिस्टम कहते हैं, ये क्या है, ये एक तो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर निर्भर है, और इनके साथ में कोई भी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है बाहरी वातावरण के साथ में। जो व्यवसाय के बाहर का जो वातावरण पाया जाता है, उनके साथ में यहाँ पर सिस्टम का कोई भी इंटरेक्शन, मतलब कि कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, अपने आप पे ही डिपेंड रहते हैं, और ये कहलाता है क्लोज सिस्टम या फिर बिजनेस क्लोज सिस्टम। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम का है एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी, और इंटरनल जो आंतरिक वातावरण है, दोनों ही वातावरण के साथ में कनेक्टिविटी या फिर इंटरेक्शन बनी रहती है। मतलब कि क्लोज सिस्टम में क्या कहा है कि बाहरी वातावरण के साथ कोई मतलब नहीं रहता, कोई इंटरेक्शन नहीं रहता, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है। लेकिन जो ओपन सिस्टम है, इसका आंतरिक और बाहरी दोनों ही वातावरण के साथ में कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो बिजनेस के अंदर जो ओपन सिस्टम है, इनका इंटरेक्शन किन के साथ में होता है। कुछ ऐसे फोर्सेस रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट। ये कुछ फोर्सेस है जिनके साथ में कनेक्टिविटी बनी रहती है ओपन सिस्टम के साथ में। देखो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है कि जो क्लोज है, इनका तो किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो ओपन सिस्टम है, इनका आंतरिक बाहरी वातावरण दोनों के साथ में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो वो कनेक्टिविटी किन के साथ बनी हुई है, वो कनेक्टिविटी है इन सभी फोर्सेस के साथ में। इन सभी से प्रभाव पड़ता है बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम के अंदर। जहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ इनपुट रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं, लेबर हो गया, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जिनका एक तरीके से यूज़ किया जाता है। ये ऑब्टेन करते हैं ये सारे एलिमेंट्स या ये सारे फोर्सेस। ये डायग्राम है जो कि ओपन सिस्टम को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इनका वर्किंग का काम है सिस्टम का, किस तरीके से फंक्शनिंग का काम पूरा कंप्लीट किया जाता है। इन्वायरमेंट, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस। ये दिखा रहे हैं कि ओपन सिस्टम का जो फंक्शनिंग का काम है, जो प्रोसेसिंग का काम है, वो किस तरीके से सर्कुलेट करता है। यहाँ पे आप देखोगे सर्कुलर फॉर्म में ये लगातार चलती ही रहती है, कहीं पे बिना रुके हुए। तो ये क्या है, बिजनेस का एक ओपन सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है। तो एग्जाम में अगर ओपन सिस्टम के बारे में पूछे, डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट इज़ ओपन सिस्टम, तब भी आपको एक्सप्लेन करना और इस तरीके से डायग्राम को भी बना लेना। और अगर आपसे सीधा पूछे कि बिजनेस सिस्टम क्या है, तब भी आप दिखा सकते हो कि ओपन सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। तो एक्सप्लेनेशन तो हम देते ही है, लेकिन साथ में इस तरीके से डायग्राम से और क्लियरली उसको शो करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, बिजनेस के ओपन सिस्टम का एक डायग्राम था। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द हब एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस सिस्टम। ये बता रहे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो व्यावसायिक संगठन है, वो एक हब है, और उसे सेंट्रल पार्ट मतलब कि बीच वाला, बिल्कुल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और बिल्कुल मिड वाला जो पॉइंट मानते हैं हम बिजनेस सिस्टम के अंदर, किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि व्यावसायिक संगठन को। तो इसके कुछ फीचर्स है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है प्लान्स, जिसके अंदर हम अपने उद्देश्य को, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, या कुछ प्रोसीजर रहते हैं जिसको हम यहाँ पर सेटअप करते हैं, पहले से ही प्री प्लानिंग इनके रिगार्ड में हो जाता है। नेक्स्ट है इनपुट, जिसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एक्सेट्रा। ये हो गया इनपुट। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करे जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का काम हो गया, फाइनेंसिंग का काम हो गया। इस तरीके से काम को प्रोसेसिंग के तौर पर चलते हैं, ये एक एक्टिविटीज़ हैं।
अब आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। सोसाइटी को जो हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ये आ जाते हैं आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट इज फीडबैक। यहाँ पर हम क्या देते हैं, एक तरीके से फीडबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्लान्स या एक्टिविटीज़ है उसके अंदर कौन से मॉडिफिकेशन की नीड है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारे प्लान्स है या जो हमारे एक्टिविटीज़ है जो हमने पास्ट में भी किया है, अब भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे, तो उसके रिगार्ड में अगर हमें लगता है कि हमें अपने प्लान्स में या अपने एक्टिविटीज़ में किसी भी तरीके से चेंजेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा चेंजेस को अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, यही सारी चीज़ों को सोच समझ के अप्लाई करना मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसकी नीड है, जिसकी आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं चेंजेस को करना प्लान्स और एक्टिविटीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सिस्टम के कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेशन, मतलब कि जो हमारे गोल्स रहते हैं, जो हम पहले से ही एक तरीके से जो हमारा टारगेट पॉइंट रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस सिस्टम इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो किसी भी बिजनेस का मेन जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, उनके टारगेट को अचीव करना, जो उन्होंने सोचा समझा है उसको अचीव करना, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, गोल्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। देखो किसी भी बिजनेस का या तो उसके गुड्स का बिजनेस हो सकता है या फिर सर्विसेज का होगा, दो ही कैटेगरी में डिवाइड होंगे, या तो सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे या तो गुड्स को प्रोवाइड करेंगे। तो जो हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे इन सभी चीज़ों का सप्लाई करना, चाहे गुड्स को सप्लाई करना चाहे सर्विसेज को प्रोवाइड करना। और साथ ही क्या रहता है, इनको प्रोवाइड फ्री में तो करेंगे नहीं, इसके पीछे क्या उनका एक तरीके से उनका जो गोल रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट को अचीव करना, जिससे वो सर्वाइव करेंगे खुद को, ग्रोथ करेंगे खुद को, और सोसाइटी के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। और कुछ डील रहेंगे जो कि उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में रहेंगे, उसको फेयर रखना। एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द बिजनेस सिस्टम। और साथ ही जो बिजनेस सिस्टम है उसको एक सेंस, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू सभी काम को कंप्लीट किया जाएगा और जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उसको अचीव किया जा सके। तो ये क्या है, फर्स्ट इसका पॉइंट था गोल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। बिजनेस सिस्टम इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर देखो बिजनेस को क्रिएटिविटी के तौर पर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस के अंदर जब काम को स्टार्ट किया जाता है तो एक रॉ मटेरियल से, जो एक कच्चा माल रहता है, उससे स्टार्ट किया जाता है और लास्ट में जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है कंज्यूमर के यूज़ के लिए, जो मतलब कि कंजप्शन के लिए जो कस्टमर है उनको जो भी गुड्स चाहिए या जो भी सर्विसेज चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली मैनर में उसको तैयार करके रख दिया जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है, बिजनेस के अंदर किया जाता है, बिजनेस का सिस्टम ये सारा काम करता है। तो उनको क्रिएटिव मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी वाले काम किए जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। Now next is complexity. So we'll discuss this. Business appear to have a well-defined structure, but business system is very complicated and consists of many elements and entities. बिजनेस जो है वो देखने में उनका जो अपीयरिंग है, जो उनकी दिखावट है, वो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है स्ट्रक्चर पूरी इनकी जो संरचना है वो काफ़ी ज़्यादा सरल है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, मतलब सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि इनके अंदर कंसिस्ट करते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स और एंटिटीज़। ईच सब सिस्टम ऑफ बिजनेस इज इन इटसेल्फ अ सिस्टम हैविंग इट्स ओन सब सिस्टम। जैसे बिजनेस के अंदर जितने भी सब सिस्टम रहते हैं उनका जो फंक्शनिंग का काम है, या आप उनको जब एक्सप्लेन करोगे तो लगेगा कि वो जो सब सिस्टम है वो भी अपने आप में ही एक सिस्टम है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कठिन लगता है। ऐसा इसलिए लगता है दिखावट में, इट्स सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखो देखने में जो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैनेजमेंट अच्छी क्यों है, क्योंकि उनके पीछे हो सकता है उनकी नॉलेज अच्छी हो, उनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो, या उनके पास में जो उनकी स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो ये पूरा बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है बिजनेस के अंदर, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बिजनेस है
पूरा सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है। मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, परिश्रम उनकी पीछे में रहती है, तभी जाके बिजनेस सिस्टम हमें काफ़ी ज़्यादा आसान दिखता है। तो यहाँ पर देखो, बिजनेस जब देखने में आसान लग रहा है तो उसके पीछे मेहनत उसकी डबल ही होगी, तभी वो देखने में आसान लग रहा है। तो इस वजह से एक सफल प्रबंधन जो काम है या सक्सेसफुल मैनेजमेंट जो है, इसके लिए हाई डिग्री ऑफ नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की आवश्यकता रहती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि परस्पर निर्भरता। देयर इज इंटरडिपेंडेंस नॉट ओनली बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फर्म बट ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट फर्म्स एंड इंडस्ट्री। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपस में जो इनकी परस्पर निर्भरता रहती है वो सिर्फ किसी फर्म के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं रहता है, कि किसी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस है वो अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर है, बल्कि वो दूसरे भी फर्म, दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी जो बिजनेस है वो अपने आप में ही रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट सभी को खुद ही तो बना के नहीं रख सकते। काफ़ी सारे सामान हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि रॉ मटेरियल का ही देख लो, किसी दूसरों से लेंगे तब जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि बस ये नहीं है कि फर्म जो है एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, बल्कि किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर भी वो डिपेंड हो सकते हैं। पीपल वर्किंग इन ए बिजनेस एंटरप्राइज इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड हैव सोशल रिलेशनशिप। जो बिजनेस के अंदर जो पीपल है जो वर्किंग का काम करते हैं, मतलब कि जो एज अ एम्प्लॉयज़ के तौर पर जो काम करते हैं, वो भी आपस में इंटरेक्ट होते हैं। उनके पास में या उनके आसपास में भी एक समाज बसता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे पर्सन रहते हैं, फ्रेंड बनते हैं, फिर आपस में बातचीत चलती है, काफ़ी इस तरीके से रिलेशनशिप बना रहता है एक बिजनेस प्लेस पे भी। वो भी क्या है, एक बिजनेस का एक सोशल इन्वायरमेंट है, एक रिलेशनशिप है उनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं साइको सोशल सिस्टम। तो ये क्या है, बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बिजनेस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के चलते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधता। बिजनेस सिस्टम इज डाइवर्स इन डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। बिजनेस सिस्टम का जो डिज़ाइन है या फिर जो ऑपरेशन का काम है, जो फंक्शनिंग का काम है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रहता है, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा। देयर इज डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन द रेंज ऑफ आउटपुट बट ऑल्सो इन द साइज, ऑनरशिप, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। कि बिजनेस के अंदर जो डाइवर्सिटी जो वर्ड है, मतलब कि जो विविधता रहती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि रेंज ऑफ आउटपुट के तौर पर ही रहता है। मतलब कि आउटपुट का मतलब है जो हमारा प्रोडक्शन का काम रहता है, मतलब कि जो भी सामान हम बना रहे हैं वो एज अ आउटपुट है जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे, जो डाइवर्सिटी वर्ड है यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि रेंज ऑफ आउटपुट में ही बस डाइवर्सिटी दिखाई देता है, बल्कि बिजनेस के अंदर जो डाइवर्सिटी वर्ड है वो साइज में भी दिखाई देता है, ऑनरशिप भी हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के काफ़ी सारे पर्सन उसके ऑनर हो सकते हैं एक ही बिजनेस के, लोकेशन उनका अलग अलग जगह पे हो सकता है कि एक ही बिजनेस के काफ़ी अलग अलग जगह पे बिजनेस चल रहा है, मैनेजमेंट का काम इस तरीके से। तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर डाइवर्सिटी पाया जाता है। डायनामिज्म मीन्स गतिशीलता। Business is an open adaptive system as it influences and is influenced by its environment, continuously changes due to change in its environment. बिजनेस जो है एक ओपन एडेप्टिव सिस्टम बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे पॉइंट्स के थ्रू या काफ़ी सारे एलिमेंट्स के थ्रू, फोर्सेस के थ्रू इन्फ्लुएंस होते रहते हैं बार बार। जैसे कि वातावरण के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन आते हैं, कोई भी चेंजेस आते हैं, चाहे बिजनेस के वातावरण के अंदर आए, चाहे बिजनेस के बाहर जो पर्यावरण पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, उनसे बिजनेस जो है बार बार इफेक्टेड होते रहते हैं, बार बार उनको चेंजेस को करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अडेप्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है, बिजनेस जो है एक ओपन एडेप्टिव सिस्टम बन जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे फोर्सेस से, एलिमेंट से बार बार इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो गतिशीलता जो है बिजनेस में लगातार बनी रहती है। नेक्स्ट है कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब कि एक तंत्र है पूरा नियंत्रण करने का। कंट्रोल मैकेनिज्म हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ करे जाते हैं उनको कोऑर्डिनेशन में, मतलब कि समन्वय में उनको हेल्प जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल मैकेनिज्म। ये एक तरीके से इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्ड कर पाते हैं अपने जो वातावरण के अंदर जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं या फिर जो भी उनके सामने कॉन्स्ट्रेंट्स है, मतलब कि जो भी प्रतिबंध है
उनको रिस्पॉन्स करते हैं बिजनेस। तो किसके हेल्प से करते हैं? कंट्रोल मैकेनिज्म के हेल्प से। द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बिजनेस इज डिजाइंड बाय मैनेजमेंट। और ये जो कंट्रोल करने का जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से हम काम को करेंगे जिसके थ्रू कंट्रोलिंग का काम किया जाएगा, ये पूरा जो है सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म, जहाँ पर एक तरीके से कंट्रोलिंग का काम किया जाता है। एक तंत्र है ये पूरा बिजनेस के अंदर नियंत्रण करने का। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज विच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड सर्व्स एज द फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस सिस्टम। अब ये बता रहे हैं कि बिजनेस का जो वातावरण है उसमें कंसिस्ट करते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, काफ़ी सारे यहाँ पर फोर्सेस है जो कि व्यावसायिक वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि सामाजिक हो सकता है, लीगली हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे फोर्सेस है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के अंदर जो फंक्शनिंग का काम किया जाता है, जो काम किया जाता है प्रोसेसिंग का, फंक्शनिंग का, जो भी उनका काम है, यहाँ पर ये सारे फोर्सेस कंसिस्ट करते हैं जिसके थ्रू ये सारे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। और बिजनेस सिस्टम का जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, जो पूरी एक संरचना है, वो यहाँ पर इसके थ्रू सर्व होता है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। और इसके साथ में यहाँ पर जो देखोगे लगातार इंटरेक्शन बना रहता है बिजनेस सिस्टम के बीच में और उसके इन्वायरमेंट, मतलब कि उनके जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उनके बीच में इंटरेक्शन का काम लगातार बना रहता है। तो ये सारे इसके थे करेक्टर। अब नेक्स्ट है सब सिस्टम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि व्यावसायिक संगठन के अंदर जो सब सिस्टम है, अब वो यहाँ से स्टार्ट है। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे इस तरीके से पॉइंट है, वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स है, इसके आगे जितने भी टॉपिक है, इन सभी को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। और ये जो PDF है, ये भी काफ़ी सिंपल तरीके से, ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो जाना हमारे साथ में। अगर आप नहीं हो वहाँ पर तो साथ में ज्वाइन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप उस क्लास में भी ज़रूर से जुड़ना। आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्लास की भी लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।